यह पहली बार है जब भारत में प्रतिदिन कोरोना वायरस के मामले 1 लाख के पार हो गए। इससे पहले मध्य सितंबर 2020 में पीक पहुंचा था, जहां पर हमने एक दिन में लगभग 98,000 मामले देखे थे और उसके बाद से गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मार्च की शुरुआत से यह मामले फिर से बढ़ने लगे और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए जहां हमें एक दिन में 1 लाख से अधिक मामले देखने को मिले। उसमें भी पिछले कुछ हफ्तों से यह ट्रेंड देखने को मिला है कि देश भर में जितने कुल मामले आते हैं उनमें से आधे से ज्यादा महाराष्ट्र से होते हैं। लेकिन एक सकारात्मक बात यह है कि महाराष्ट्र वैक्सीनेशन के मामले में भी सबसे अग्रणी राज्य है और आज के वीडियो में हम वैक्सीनेशन पर ही बात करेंगे। वैक्सीनेशन कई प्रकार के दुष्प्रचार का शिकार हो रहा है, जिसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक श्रेणी तो ऐसी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, क्योंकि अलग अलग देश, चाहे वह फ्रांस हो या यूएस हो, वहां पर वैक्सीन को लेकर गलत जानकारियां साझा की जा रही है, जिससे लोगों के मन में एक संकोच, एक झिझक आ गई है वैक्सीन लगवाने के प्रति और लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने जाने के लिए। इसमें एक बात जो नोटिस की गई है वह यह है कि जो दुष्प्रचार सामग्री है उसे फैलाने वाले तो कुछ लोग ही हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो झिझक और संकोच के रूप में पड़ रहा है वह काफी लाख लोगों के ऊपर पड़ रहा है और वैक्सीनेशन की गति धीमी होने का एक कारण यह भी हो सकता है। इसे लेकर कई देश की सरकारों ने कई सारे सोशल मीडिया मंचों, चाहे वह गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टाग्राम हो, उन सब से बात की है और कहा है कि वे अपने मंच पर कोविड वैक्सीन के विरुद्ध दुष्प्रचार को रोकें। इसमें कई सारे सोशल मीडिया मंच अलग अलग एल्गोरिदम अपना रहे हैं, अलग अलग तरीकों से इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि आगे हम इस प्रकार के दुष्प्रचार को कम से कम मात्रा में देखें। लेकिन अब एक दूसरे दुष्प्रचार की बात करते हैं जिसका निशाना सिर्फ भारत है। आपने देखा होगा कि वैक्सीन मैत्री के नाम से भारत ने विश्व भर में प्रसिद्धि पाली और कूटनीति विजय माना जा रहा था इसे, जिसमें भारत ने अपने देश में निर्मित वैक्सीन को कई सारे देशों में भेजा और जिससे कई सारे देश भारत के प्रति आभारी हो गए। मार्च के मध्य तक तो ऐसा था कि भारत ने जितनी वैक्सीन को विदेश में भेजा वह दोगुनी मात्रा में थी भारत में जितने लोगों का टीकाकरण हुआ उससे। लेकिन अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामलों में उछाल हो रहा है, वैसे वैसे भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के मामले में थोड़ी कमी की है और थोड़ी सी रोक लगाई है और भारत चाहता है कि अपने देश में ही वैक्सीनेशन पर केंद्रित हुआ जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में मात्र 4% लोगों को ही भारत में टीका लगा है, जबकि विश्व के कई सारे धनवान देश ऐसे हैं जहां पर यह संख्या काफी अधिक है। इसलिए भारत चाहता है कि वह पहले अपने लोगों को टीकाकरण करे। लेकिन इस बात से द गार्जियन में 2 अप्रैल को एक लेख प्रकाशित हुआ जो भारत की निंदा करता था और उस पर आरोप लगाता था कि विश्व के गरीब देशों को जो कोविड वैक्सीन नहीं मिल पा रही है उसका जिम्मेदार भारत है। यह जो लेख था वह भारत के विरुद्ध था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विश्व देखता है भारत को। यदि भारत में कुछ अच्छा होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भारत को कमतर आंकना चाहते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं और उसके तहत इस तरह के प्रयास होते हैं जिसमें कहा जाता है कि किसी भी गलत चीज के लिए भारत जिम्मेदार है और ऐसा ही इस चीज में देखने को मिला। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले चाहती थी कि उनकी वैक्सीन एक ओपन सोर्स हो, जिसका फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया जाए और फिर उस वैक्सीन को कोई भी बना सके। लेकिन बिल गेट्स फाउंडेशन ने जब उन्हें समझाया, उन्हें सलाह दी, तो उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ एक संधि कर ली और एस्ट्राजेनेका ने सिर्फ भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ही संधि की कि वह यह वैक्सीन बनाए। ऐसे में यह भारत की गलती नहीं है कि ऑक्सफोर्ड ने सिर्फ एस्ट्राजेनेका से संधि की और एस्ट्राजेनेका ने सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट से संधि की। सीरम इंस्टीट्यूट की जितनी क्षमता है वह है प्रतिदिन 20 लाख वैक्सीन का उत्पादन करने की, और अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अकेले भारत में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो अवश्य ही यह क्षमता पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार भारत नहीं है बल्कि बिल गेट्स संस्था, जो विश्व भर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ से जुड़े क्षेत्रों में अपना काफी प्रभाव रखती है। उसकी सलाह के कारण ही ऐसा हुआ कि सिर्फ एस्ट्राजेनेका से संधि की गई और
बिल गेट्स की संस्था विश्व भर में जितने निजी लोग हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं उसमें से 68% की भागीदारी रखती है और वह काफी अच्छा काम कर रही है संस्था। लेकिन समस्या यह है कि पारदर्शिता की कमी और साथ ही अकाउंटेबिलिटी की कमी देखने को मिलती है। और स्वयं बिल गेट्स ने भी कहा था कि वे एक तरह से असहज हैं कि उन्होंने मोनोपॉलिसी स्थापित कर ली है विश्व भर की स्वास्थ्य सेवाओं में। दूसरी बात जो स्वास्थ्य सेवाओं में मोनोपोली की है वह यह है कि सरकारी मामले में सबसे ज्यादा यूएस सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की है, जो कि 52% है विश्व भर में। ऐसे में जो दोनों केंद्र हैं एकाधिकार के वे यूएस में स्थित हैं और जो आरोप लगाया जा रहा है भारत पर कि उसने एकाधिकार स्थापित कर लिया वैक्सीन निर्माण पर, वह पूरी तरह से निराधार है। साथ ही वैक्सीन निर्माण के लिए जो अलग अलग देशों में प्रयास हुए वहां पर क्वांटिटी और क्वालिटी जो कि आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी और इसलिए शायद भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो भारत कर सकता है। भारत को चाहिए कि वह और वैक्सीन जिन्हें दूसरे देशों में अनुमति मिल गई है उन्हें यहाँ भी लाइसेंस दे दिया जाए और यदि वे स्वयं निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो निर्माण का लाइसेंस भी भारतीय कंपनी को दिलाया जाए ताकि वे वैक्सीन बनाएं। और यदि उन कंपनियों की वैक्सीन महंगी हो तो इन्हें निजी रूप से बाजार में उपलब्ध कराया जाए। आवश्यक नहीं है कि भारत सरकार ही अपने ऊपर खर्चा उठाए और वैसे भी देश भर में फ्री वैक्सीनेशन का खर्चा सरकार को नहीं उठाना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जैसे निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन स्वयं कराएं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी प्राइवेट सेक्टर वैक्सीनेशन करा सकता है, उनकी सहायता भी भारत सरकार को लेनी चाहिए। एक और बात जिस पर काम किया जा सकता है वह यह है कि जैसा हमने देखा कि कोविशील्ड के लिए 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दी गई दूसरे डोज की अवधि, उसे और बढ़ाकर लगभग दोगुना किया जा सकता है 12 हफ्ते और कई देशों में तो इसे 15 हफ्ते तक कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली डोज के बाद व्यक्ति में 3/4 इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, जिससे जो वायरस के नए ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं, जो नए उनके कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, उनको रोका जा सकता है। और साथ ही यह भी होगा कि जो लोग होंगे वे अधिकाधिक थोड़े तो सुरक्षित हो जाएंगे, भले ही वह 100% नहीं हो सके, लेकिन ज्यादा लोगों को थोड़ा सुरक्षित करना एक बेहतर विकल्प होगा। इसलिए दूसरे डोसेज को प्राथमिकता देने की बजाय इनमें अवधि बढ़ा देनी चाहिए और फर्स्ट डोसेज अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।